स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। 10 का दम देख रहे हैं आप और बात करेंगे आज अरशद मदनी के बयान की। अरशद मदनी ने मुसलमानों के नाम पर पूरे देश पर सवाल उठा दिया है। अरशद मदनी ने आजादी के बाद से ही मुसलमानों से भेदभाव की बात कही। बयान देते हुए अरशद मदनी ने अल फलाह में हुई बातों को भुला दिया है। जमीयत के प्रमुख अरशद मदनी ने अल फलाह का बचाव किया। अल फलाह चेयरमैन जावाद को विक्टिम बताने की कोशिश की है। मदनी ने जावाद के साथ आजम खान जैसा कुछ होने की बात कही। बड़ा सवाल है कि अरशद मदनी अल फलाह के चेयरमैन को जांच से पहले विक्टिम क्यों बता रहे हैं। जावाद के नाम पर पूरे देश को कटघरे में क्यों खड़ा किया गया है। कई मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं को मदनी बार बार क्यों याद आ रहे हैं। और भी दूसरे सवालों पर होगी बात। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो या कोई संस्थान जो गलत कार्य करेगा, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा, उस पर कार्रवाई भी होगी, उसको बंद भी होगा। अगर आप देश के हित में कोई कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन अगर किसी मदरसे से आतंकवादी पकड़े जाते हैं और मदरसे में आतंकवादी बनते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे मदरसों पर तो कार्रवाई होगी। तो ये बता दें आपको, पूरा विवाद जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सामने आया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जो है उनको लेकर अब सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली ब्लास्ट से तार जुड़ते हुए नजर आए थे, क्योंकि हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, उनका हम सीधे रुक कर रहे थे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ेंगे कुछ देर बाद। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे साथ विनोद बंसल साहब भी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। इसके साथ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। तो सबसे पहले हम इस वक्त रुक कर लेते हैं मौलाना शहाबुद्दीन का ही। मौलाना साहब, ये जो बयान सामने निकल के आया है, पहले तो जरा आप ये बताइएगा आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर घूम फिर कर सवाल यही हो गया कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है मदनी साहब की तरफ से। बरेलवी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, उनके पास हम वापस आएंगे। लेकिन हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी, मदनी साहब का जो बयान सामने निकल के आया है, वो बयान आपको कहां तक सही लग रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है मुस्लिम्स जो हैं, अगर वो कहीं भी ऐसे यूनिवर्सिटी में हेड बनते हैं, लीड करते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा, उन्हें टारगेट किया जाएगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बात कही गई है मदनी साहब की तरफ से। सर, आपका क्या इस पर राय है? धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। हम गेस्ट के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जवाद सिद्दीकी को लेकर जो चेयरमैन है अल फलाह यूनिवर्सिटी के, सवाल खड़ा हो गया है। ये कहा जा रहा है क्या जवाद सिद्दीकी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? बरेलवी साहब के पास हम चलते हैं। बरेलवी साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बरेलवी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? क्या आ रही है, बताइए। जी बरेलवी साहब, मदनी साहब की तरफ से कहा जा रहा है यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जो हैं उनको लेकर जो पूरा वाकया सामने आया, उससे जरूर आप मुखातब होंगे, कि मुस्लिमों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, एक तबके को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आप क्या राय रखते हैं मदनी साहब ये जो बात कह रहे हैं उससे? देखिए, मैं मौलाना मदनी साहब से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और बहरहाल जो उन्होंने बात कही है उनका अपना परिपेक्ष कुछ पस मंजर होगा, मगर कुछ हालात ऐसे हैं देश में कि खुद जो है मुसलमान अपने आप का खुद जिम्मेदार है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसे काम किए मुसलमानों ने, तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर बनती है। तो इसमें टारगेट की बात नहीं है, और टारगेट की बात कहना मैं समझता हूँ कुछ ज्यादती होगी।
और टारगेट नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर मुसलमानों पे चला है, मुस्लिम मार्केट पे, दुकान पे, मकान पे, तो गैर मुस्लिमों के यहाँ भी बुलडोजर चला है। बरेली में एक विधायक हैं भोजीपुरा से शहजुल इस्लाम, उनके पेट्रोल पंप पे चला। तो वही ब्लॉक प्रमुख हैं योगेश कन्नौजिया, तो उनके ऑफिस पे भी बुलडोजर चला। तो बुलडोजर तो इस तरीके से चल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है। तो ऐसा होता है कि गेहूं में घुन पिस जाता है, मसल मशहूर है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ में इस तरह की ज्यादती हो गई होगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मगर दोनों तरफ बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर अगर चल रहा है तो मुस्लिम पे भी चल रहा है, गैर मुस्लिम पे भी चल रहा है। बिल्कुल, दोनों तरफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिर बरेली साहब, ऐसा मैसेज देने की समाज में क्यों कोशिश की जा रही है कि किसी खास को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मदनी साहब के भी बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, बहुत लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों का असर भी पड़ता है। या ये क्या समाज में विध्वंस एक तरीके से पैदा नहीं करेगा जब आप इस तरीके के बयान देंगे? हाँ, देखिए, मुसलमानों में सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा मकबूल हो जाती हैं, और आवाम और बिलखुसूस नौजवान जज्बाती चीजों में बहक जाते हैं। और ये पॉलिटिकल लोग, मौलाना मदनी साहब भी पॉलिटिकल हैं, तो ये पॉलिटिकल लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल लोग जज्बाती बात कहते हैं। और 2014 के बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, ज्यादातर इसी तरह की बातें कहते हैं। यानी कि कहीं पॉलिटिसाइज करने की कोशिश होती है बरेलवी साहब, इसको और फायदा लेने की भी कोशिश होती है जब इस तरीके से बातें सामने निकल के आती हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी नमस्कार, मेरी आपकी आवाज आ रही है। धर्मेंद्र जी, ये जो बयान सामने निकल के आया, मैं आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो चीजें सामने निकल के आई, जिस तरीके से लिंक सामने निकल के आए, उसके बाद अगर सवाल उठ रहा है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि विशेष धर्म को खासकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए कि जांच एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए। हाँ। और आरोपी कोई भी हो, किसी धर्म का हो, मत का, मजहब का हो, पंथ का हो, उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, कानून सम्मत। लेकिन उसी के किसी अपराधी के अपराध के आधार पर किसी वर्ग को टारगेट करना, किसी समुदाय को टारगेट करना, किसी जात विशेष को टारगेट करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। संवैधानिक रूप से भी गलत है, सामाजिक रूप से गलत है। अब सवाल ये उठता है कि आप बुलडोजर की अभी बात कर रहे थे। बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत गाइडलाइन दी, और उसने क्या कहा कि संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, बुलडोजर जब चलता है तो दोनों का हनन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एजेंसीज या स्टेट गवर्नमेंट बुलडोजर चला करके न्याय देते हैं तो न्याय शास्त्र का उल्लंघन है। इसका मतलब उसका न्यायपालिका में भरोसा उठ गया है। किसी भी एजेंसी को दंड देने का अधिकार नहीं है, आरोपी बनाने का अधिकार है। टॉपिक पे वापस लौटूंगी, थोड़ा इसी पे वापस आ जाइए, अब थोड़ा सा आगे निकल के बुलडोजर पे वापस लौटेंगे हम। लेकिन ये जो बयान सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, आप समाज में किसी तबके को मैसेज दे रहे हैं, मदनी साहब को 10 लोग सुनते हैं, जब ये कहा जाता है सर, नहीं, जब ये कहा जाता है कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो ये जो पूरा सिनेरियो बना है, जैसे जैसे चीजें अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आई हैं, अगर कोई किसी चीज को संचालित कर रहा है तो सवाल तो सर जो लीडर होता है उसी पर उठता है ना सबसे पहले, कि ऐसी गतिविधियां कैसे हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेग्लिजेंसी है, नेग्लिजेंस है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, खुफिया एजेंसियों की कहीं न कहीं लापरवाही है कि ये अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूप से किसी भी संस्थान में किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इनकी खुफिया जानकारी की कमजोरी है कि इस तरह चीजें संचालित हो। दूसरी बात, मैं जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। आज ही तमाम अखबारों में छपा हुआ है, कल से समाचार पत्रों में चला कि हमारे जनपद के रहने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए इस आरोप पर कि तमाम खुफिया जानकारी पैसा लेकर के दूसरों को दे रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी जाति और धर्म के लोगों को उसमें अपराधी बना देंगे कि पूरा वो जात इन्वॉल्व है, पूरा धर्म जो जिस विचारधारा को मानने वाले हैं वो सारे लोग इन्वॉल्व है। यह शुद्ध रूप से अपराध है, आपराधिक प्रवृत्ति है, लालच है, धन के लालच में या किसी अन्य विकृत मानसिकता के साथ आपराधिक ठीक है धर्मेंद्र, चलिए मैं आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत सर आपका भी।
सर, मदनी साहब की तरफ से एक बयान आया है और फिर सवाल वही उठ रहा है जो कि अभी मैं बाकी तमाम गेस्ट से भी पूछ रही थी। एक बार फिर ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि एक विशेष तबके पर क्या जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। और मदनी साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के हेड बन जाते हैं या फिर आप किसी ऊंचे पद पर इस तरीके से चले जाते हैं तो आपको टारगेट किया जाएगा। आजम खान साहब को पहले टारगेट किया गया और अब यहाँ पर बालफला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को टारगेट किया जा रहा है। आवाज आ रही है मैडम? जी सर, बिल्कुल आ रही, बोलेगा। हाँ, देखिए, मदनी साहब जो दिल्ली में जो घटना हुई है उसको कवर फायर देने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार के लोग उठ खड़े होते हैं जो अपराधी तत्व गिरफ्तार किए गए हैं, उनको छुड़ाने का प्रयास करते हैं और उस विषय को डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता ये है, दिल्ली में हुई घटना जो बहुत ही संगीन अपराध है, उसमें जो भी अपराधी तत्व होगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के दायरे में उनको दंडित किया जाएगा। मदनी साहब का बयान है, देश में जो वीसी जो है कुलपति नहीं बनाए गए, तमाम बनाए गए हैं। मैंने अभी 2 मिनट में जो सर्च किया उसमें कई नाम निकल के आ गए हैं। जैसे डॉक्टर इम्तियाज हुसैन बनाए गए हैं, डॉक्टर मोहम्मद नाजिर बनाए गए हैं, अल्लामा इकबाल बनाए गए, सैयद अहमद खान बनाए गए हैं, नियामुल खान बनाए गए हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रपति हमारे देश में तमाम हुए हैं, राज्यपाल तमाम हुए हैं। हर क्षेत्र में मुसलमानों को उतनी ही प्रगति दी जाती है जितने उन लोगों को मेहनत की होती है। वास्तविकता ये है, कहना नहीं चाहिए। ये लोग जो है शिक्षा का स्तर इनका बहुत कम है, तो जायज उतनी संख्या में नहीं आ पाएंगे जितना इनका अनुपात है। लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें हैं, हम लोग जितनी योजनाएं चलाते हैं उनमें हमारा प्रयास रहता है उनमें ये बराबर के भागीदार रहे। वास्तविकता ये है, बराबर के नहीं भागीदार। जैसे 18% जहां मुसलमान है वहां पर ये 35-40% की भागीदारी इनकी रही है। हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, हम लोग किसी में भी इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान का काम नहीं करते हैं। वास्तविकता ये समाजवादी पार्टी है, अन्य राजनीतिक दल है, अन्य दल है, वो इन लोगों का झूठा तुष्टीकरण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भय का वातावरण बनाते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, धर्मेंद्र साहब तुष्टीकरण कर रहे हैं, भय का माहौल बना रहे हैं, किया जाएगा। राघवेंद्र साहब कह रहे हैं निश्चित रूप से तुष्टीकरण का। देश के प्रधानमंत्री कहता है देश के मुसलमानों पर पहला हाथ मुसलमानों का है। देश का प्रधानमंत्री आतंकवादियों को अपने घर बुलाकर हाथ मिलाता है और पाकिस्तान जाने की बात करता है। ठीक है, धर्मेंद्र जी से जवाब दे देते। धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं? राघवेंद्र साहब सुन रहे हैं? राघवेंद्र साहब ने तो बात करते करते एक पूरे वर्ग को अनपढ़ कह दिया कि पढ़े लिखे शिक्षा का स्तर कम है। इनको मालूम ही नहीं है कि अगर जो है अब्दुल कलाम साहब वैज्ञानिक के रूप में न होते तो जो कहते नहीं, सही बात है ये। जो इसमें मैडम जो है वो इसमें क्या गुरेज करेगी इस बात का? वास्तविकता ये है, स्तर कम है उनका। अरे भाई आप अपना शिक्षा का स्तर देखिए, दूसरा शिक्षा का स्तर अगर आप शैक्षिक रूप से आप इतने काबिल होते तो आप इस तरह ना कहते किसी वर्ग को कि शिक्षा का स्तर कम है, पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है। इनडायरेक्ट में आप कहना चाहते। अरे साहब, अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी भारत को, आप उनका अप्रिशिएट करिए। एक वर्ग को टारगेट करते समय एक उंगली सामने उठाते, 4 आपकी जाहिलियत तरफ उठती है। और नरेंद्र मोदी जी अगर इतने काबिल हैं, सबका साथ सबके विश्वास की बात करते हैं, तो भारत में रहने वाले करोड़ों करोड़ मुसलमानों में कितने लोगों को एमपी बनाए, कितने लोग मिनिस्टर बनाए हैं? क्या आपके केंद्रीय कैबिनेट में एक भी है क्या उनको? आप टारगेट नहीं कर रहे हो, कर क्या रहे हो? आपके प्रधानमंत्री जी एक वर्ग को कपड़े से पहचानते हैं और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। आप उनको बताओ ना कि कपड़े से मत पहचानिए साहब, कोई कपड़ा हो, कोई पहनावा हो, कोई खान पान हो, असली का है कि उसके कर्म से, कृत्य से पहचानिए कि कौन कितना विद्वान है, कौन कितना देश और राज्य। चलिए ठीक है, बरेलवी साहब का जरा मैं रुक कर लेती हूँ। ठीक है, आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। बरेलवी साहब, ये जो बयानबाजी लगातार सामने आती है इस तरीके की, और ये पहली बार नहीं हुई है। पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात की जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, माइलेज जो है वो हर कोई लेने की कोशिश करती है, इसमें कोई शंका नहीं है यहाँ पर। लेकिन बरेलवी साहब, ये जो बयान है वो समाज में किस तरीके का इम्पैक्ट डालते हैं? क्योंकि हर तबका आपको सुन रहा है, और जब कोई ऐसा व्यक्ति इस बात को कहता है जिसको कई लोग फॉलो करते हैं, जिसकी बात जो है कई लोग मानते हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत गलत तरीके से जाता है। देखिए मोहतरमा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब जो बात कर रहे थे मौलाना मदनी के ताल्लुक से, तो मौलाना मदनी साहब एक आलिम दीन होने के साथ साथ में सियासतदान हैं, और वो भारत में ऐसे सियासतदान हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, और उनके प्रधानमंत्री से अच्छे रिश्ते और ताल्लुकात हैं।
तो एक वाहिद शख्सियत है हिंदुस्तान में जो सीधे सीधे उनकी पीएमओ में एंट्री होती है। अगर हमें प्रधानमंत्री से मिलना है तो 6 महीना में इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीना हमें मेल करना है, फोन करना है, लेटर लिखना है, कासिद भेजना है, 6 महीना हमें चाहिए मिलने के लिए। मगर मदनी साहब के एक फोन पर प्रधानमंत्री मिलते हैं, बात करते हैं और उनके अच्छे ताल्लुकात है दोनों, जहां तक मेरी जानकारी है। अब रह गई बात जो आपका सवाल है, वो सवाल ये है कि अब इस तरह के बयानों की जरूरत नहीं है। बात ये है कि एजुकेशन पे बात की जाए और स्वास्थ्य मामलात में काम किया जाए, बिजनेस सेक्टर में काम करने की जरूरत है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें और भी लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। मंदिर मस्जिद से आगे बढ़ने की जरूरत है। एक दूसरे कम्युनिटी पर को टारगेट करके के इश्तियाल अंगेज बयानों की जरूरत नहीं है। एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि गांव हो, देहात हो, शहर हो, कस्बा हो, कहीं भी हो, एजुकेशन का स्तर बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहिए। लड़कों की जगह लड़कियां अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं। लड़के तो पीछे हैं ही हैं, मगर लड़कों से कहीं ज्यादा पीछे लड़कियां हैं तालीम के मैदान में, तो उन पर काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मामलात है, नहीं है जानकारी लोगों को, तो बेदारी की जरूरत है। गांव देहात यानी कि ये तमाम कम्युनिटी गेम खेलने से बेटर है कि बुनियादी चीजों पर वर्क किया जाए तो शायद देश ज्यादा तरक्की करेगा। धर्मेंद्र जी, ऐसा अक्सर क्यों होता है कि कम्युनिटी गेम ही खेला जाता है? और सर वो कोई एक विशेष पार्टी नहीं है कि अगर पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिया जाए, ये हर पार्टी की तरफ से होता है, कहीं ना कहीं उसी के अराउंड चीजें घूमती हैं और इससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि वोट भी वैसे ही मिलते हैं। तो ये कम्युनिटी गेम सर क्यों किया जाता है? क्योंकि बरेलवी साहब जो कह रहे हैं ज्यादा बेहतर होगा उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो बुनियादी चीजें हैं, जिससे देश विकास करे और उससे कोई भी स्टेट विकास करेगा देश के साथ साथ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तो हम कहना चाहते हैं कि देखिए, सब चीजों को अलग अलग देखना चाहिए। अपराध अपराध है, अपराधी अपराधी है। अब उसको कम्युनिटीज जोड़ना अलग चीज है, इसको नहीं करना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए कुछ राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। दूसरी चीज, मैं मतलब जो अभी बोल रहे थे मौलाना साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकारों का काम है ये देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनका शैक्षणिक स्तर ऊपर उठाने के लिए, राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर के कारोबार तक सारी चीजें को एक अच्छे वे में ले जाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन दुख तब होता है कि जब देश की सत्ताधारी पार्टी की, जिसको लगातार, ठीक है, जनता या जिस भी तरीके से लगातार वो उनको दूसरा तीसरा कार्यकाल मिल रहा है, तो ऐसे में चीजें और तेजी से चलनी चाहिए। जो वेलफेयर की स्कीम्स है और तेजी से चलनी चाहिए, बजाय उसके किसी को कपड़े से पहचानने लगते हैं, किसी को उसके खान पान से पहचानने लगते हैं, किसी को जो है किसी एक व्यक्ति के क्राइम से पूरी कम्युनिटी को कल्पित बनाने का प्रयास करते हैं। इसका विरोध हम लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी का सीधा मानना है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, देश का प्रत्येक नागरिक संवैधानिक रूप से जो देश का निवासी है वो हमारा है, उसके सबके लिए योजनाएं बनाना, उसके जीवन स्तर को आगे बढ़ाना, उनका शैक्षणिक स्तर आगे ले जाना, उनको एम्पावर्ड करना, यह सरकारों का काम है, एक राजनीतिक पार्टियों का काम है। दूसरी बात, यदि कोई क्राइम करता है, कोई किसी भी तरह का अपराध, तो अपराध है, किसी भी तरह का, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जो योजनाएं हिंदुओं को मिल रही हैं वो मुस्लिमों को भी बराबर उतनी मिल रही हैं। बीजेपी तो ये बार बार दावा करती है। और नहीं, बिल्कुल, एक मिनट, बस 30 सेकंड। वही तो मैं कह रहा हूं कि देश का इतना बड़ा वर्ग, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या उनकी भागीदारी कैबिनेट में है? यही दुख होता है। राघवेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं। शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के आप किसी एक वर्ग को अगर कपड़े से पहचानने लगते हैं, उसको लेकर के डराने लगते हैं कि भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं जी, उसी का जवाब राघवेंद्र जी दीजिएगा जवाब। अब राघवेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद म्यूट मोड पे आपका फोन चला गया है। तो नहीं है, म्यूट पे नहीं है। बोलिएगा सर, बोलिएगा बारे। हाँ, देखिए, जो मुस्लिम वर्ग के अभी हमारे मित्र ने कहा था कि पढ़ने के बारे में मत टीका टिप्पणी किया करिए। वास्तविकता यह है, उत्तर प्रदेश में 18-19% के आसपास मुसलमान है और इनकी जो स्नातक की जो पैमाना है, जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, मात्र 3% स्नातक होते हैं। तो ये बात कर, वास्तविकता यही है, पढ़ाई लिखाई में ये लोग उतना आगे नहीं है जितने अन्य समाज के लोग हैं।
इसी प्रकार से ये लोग इनका कवर फायर देते हैं। इसी को कहते हैं झूठा मुस्लिम तुष्टीकरण। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते थे, कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ने से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। भला वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का अखिलेश यादव को फटकार लगाते थे, कहते थे इनको करके मुस्लिम तुष्टीकरण। आजमगढ़ में अखिलेश यादव आतंकवादियों के माता में जाते हैं और माता इसे कहते हैं झूठा मुस्लिम तुष्टीकरण। क्या मदद है भाई मुसलमानों के बारे में? जरा 5 काम बता दीजिए। एमवाई के आधार पर राजनीति करने वाले, मीडिया के नाम पर राजनीति करने वाले, सिर्फ ये लोग वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। जब सरकार बन जाती है, लूट खसोट में व्यस्त हो जाते हैं और मुसलमानों को कोई भी रहनुमा नहीं है। ये लोग कहीं कोई काम नहीं करते। कोई 5 काम बता दीजिए, मतलब दावे के साथ कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र को कोई ऐसा काम बता दीजिए। मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उसमें कोई जांच करके लीजिएगा। 18% मुसलमान है तो उत्तर प्रदेश में 35 से 40% तक उनकी भागीदारी है। हम लोगों ने उनको रोकने का काम नहीं किया। जितनी भी योजनाएं हिंदू धर्म के लिए चल रही है, जितनी भी योजनाएं अन्य धर्म के लिए चल रही है, उतनी ही मुसलमानों को उनको भागीदारी मिल रही है। कौन सी योजना में मुसलमानों को हम लोगों ने इग्नोर किया है? जब इनकी सरकार बनती थी तब ये लोग कहते थे हर थाने में 18 कांस्टेबल मुस्लिम होंगे। भाई ये क्या है? इसे झूठा मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं। योजनाएं बनाते थे मुस्लिम लड़कियों के लिए। अब सवाल आप पर भी खड़े रहे, उंगली अगर आप दूसरे पे उठाएंगे तो आप पर भी उंगलियां आएंगी 3, तो फिर अब जवाब दीजिए कह रहे हैं आपने भी बहुत सारे वादे किए थे लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में आप भी फंस गए। नहीं, 2 चीजें हैं। मैं राघवेंद्र जी को बड़े ध्यान सुन रहा था। एक तो इनको जानकारी नहीं है जो शैक्षिक स्थिति है हिंदुओं की हायर एजुकेशन की 7% है और मुसलमानों की हायर एजुकेशन 17% है। मैं कहें तो सैकड़ों विद्वानों का नाम मुस्लिम वर्ग के लोगों को बता सकता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आप धार्मिक आधार पर इसके अध्ययन की बयान की जरूरत नहीं, जो कि भारतीय जनता पार्टी दे सकती कर सकती है। दूसरी चीज, अगर ये उन लोगों की इज्जत करते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने जो कहा था उसकी आलोचना करेंगे राघवेंद्र सिंह? अभी 4 दिन पहले उन्होंने जिस तरह से एक वर्ग पर टिप्पणी की थी उसकी आलोचना करेंगे? या प्रधानमंत्री जी या योगी जी जो नारा लगाते हैं बटोगे कटोगे कपड़े से पहचानने वाले, उसकी आलोचना राघवेंद्र जी के अंदर जरा भी नैतिकता हो तो इस टीवी पर उनसे आलोचना करके दिखाई। इस तरह के बयानों के हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश में इस तरह के बयानों के लिए कोई स्थान नहीं कहा के दिखाएं। या उनकी रघुराज सिंह जो मिनिस्टर है उनकी आलोचना करके दिखाएं जिस तरह से एक वर्ग को कहे। दूसरी बात, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि भाई आप एक वर्ग की शिक्षा के उंगली उठा रहे हैं, उसके पहले अपनी तरफ देखिए कि हिंदुओं का, हिंदुस्तान के बहुसंख्यक वर्ग का शैक्षणिक स्तर क्या है। ठीक है सर, अब हर एक पार्टी जो है विकास चाहती है यहाँ पर, हर तबके का चाहती है। हम भी उम्मीद यही करते हैं हर एक पार्टी जो है विकास करे, लेकिन इस तरीके के बयान जो मदनी साहब की तरफ से दिए गए ये जरूर समाज में बंटवारे की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं जब ऐसे बयान सामने आते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत